खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमार चौहान की ये चर्चित कविता आपने भी अपने स्कूल के दिनों में ज़रूरी पढ़ी होगी। इस कविता का एक एक शब्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने न सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया, बल्कि रणभूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को भी प्राप्त हो गई। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम समय आखिर कैसा रहा, कौन सी वजह थी जिससे उन्हें एक महारानी से एक रणभूमि का योद्धा बना पड़ा। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे मात्र 19 साल में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली वीरांगना झांसी की रानी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम है जो आज भी देशभक्ति की मिसाल बना हुआ है। वो घोड़े पर सवार, तलवार दोनों हाथों में लिए अपने दुश्मनों को चारों खाने चित्त करती तस्वीरें देखकर आज भी हमारा दिल गर्व से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि महिलाएं केवल घूंघट के पीछे रहने के लिए बनी हुई है, पर इस सोच को बदलने के लिए आई रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़काई कि अंग्रेजों के पांव ही उखड़ गए। सालों से भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में उतरी तब उनकी तलवार की चमक से दुश्मन भी सहम गए। उनके साहस, शौर्य और बलिदान की कहानी हर भारतीय के दिल में आज तक बसती है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित यह कविता तो ज़रूरी पढ़ी होगी कि सिंहासन हील उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? तो आपको बता दें कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिश सत्ता भारत पर पूरी तरीके से हावी हो गई थी। 100 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा, निचोड़ा और शोषण किया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। जिनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, इसलिए उन्हें प्यार से लोग मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में सलाहकार थे और माता भागीरथी सप्रे एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके परिवार में सब कुछ खुशहाल था, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जब वो 4 साल की थी तो उनकी माँ का देहांत हो गया। उनकी माँ ने ही उन्हें संस्कृत, धर्म और शास्त्रों का ज्ञान दिया था। बचपन से ही उनके पिता उन्हें मराठा शासकों के दरबार में ले जाया करते थे, जहाँ रानी ने तलवारबाजी समेत अन्य हथियार चलाने की शिक्षा हासिल की थी। इसके बाद सन 1842 में 14 साल की उम्र में रानी का विवाह झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव के साथ हो गया, जिसके बाद उनका नाम मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के सितंबर 1851 में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन 4 महीने की उम्र में ही उस पुत्र की मृत्यु हो गई। इस दौरान राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा, जिसकी वजह से उनके सलाहकारों ने उन्हें एक बेटा गोद ले लेने की सलाह दी। ऐसे में राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1853 को एक बेटे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। इसके बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और उनकी जगह पर दामोदर राव को झांसी का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज यह जानते थे कि दामोदर राव एक दूध पीता हुआ और गोद लिया हुआ बच्चा है, इसलिए उन्होंने झांसी को हड़पने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने दामोदर राव के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया, जिसका कहना था कि दामोदर राव गंगाधर राव का असली वंशज है ही नहीं, इसलिए उनका झांसी पर कोई भी अधिकार नहीं हो सकता है। दरअसल उस समय ब्रिटिश जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में क्रूर नीति लागू करके रखी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे आमतौर पर हड़प नीति कहा जाता था। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य का राजा बिना किसी सगे उत्तराधिकारी के मर जाता था तो वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। झांसी भी इसी नीति का शिकार होने वाली थी। राजा दामोदर राव की मृत्यु के बाद ही अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का पत्र भी भेज दिया। जरा सोचिए, एक 18 साल की लड़की जिसका अभी अभी पति चल बसा, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है, और अब अंग्रेज झांसी छीनने के लिए खड़े थे। लेकिन लक्ष्मीबाई ने साफ ऐलान कर दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 19 साल की उम्र में झांसी को संभालने लगी। उन्होंने न सिर्फ प्रशासन संभाला बल्कि खुद को युद्ध के लिए तैयार भी किया। वो हर सुबह 3 बजे उठती, इसके बाद कुछ समय मेडिटेशन करती, सुबह 8 बजे दरबार में पहुंचती, अगले 3 घंटे में सैन्य तैयारियों की रिपोर्ट देखती, ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करती। दोपहर तक ये कार्य समाप्त हो जाने पर फिर झांसी की जरूरतमंद प्रजा से मिलती, गरीबों और भिक्षुओं को दान देती। दोपहर का भोजन करने के बाद फिर से 3 बजे कोर्ट पहुंच जाती और न्यायिक मामलों, राजस्व तथा वित्तीय विभागों को भी देखा करती थी। रात में भी सोने से पहले वो इतिहास तथा युद्ध नीति की किताबें पढ़ती थी। यह कठोर और अनुशासित जीवन ही उन्हें इतिहास के सबसे महान योद्धा और
रानी बनाता है। रानी लक्ष्मीबाई की इसी समर्पण और निष्ठा के कारण ही झांसी की जनता उन्हें अपनी माता की तरह मानती थी। प्रजा ही उनका परिवार था। लेकिन 1854 का वर्ष झांसी में एक काला अध्याय के रूप में सामने आता है। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेने का आदेश दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, कोर्ट में अपील की, लेकिन लाट डलहौजी के आगे उनकी एक भी न चली। उन्होंने अपनी तलवार को झांसी की मिट्टी पर अंतिम बार रखा और ठहरते हुए बोली कि आज मैं अपना किला छोड़ रही हूँ, पर याद रखना एक दिन मैं इसे वापस जरूर ले लूंगी। इसके बाद वह पास में ही अपने बेटे के साथ एक छोटी हवेली में रहने लगी। साथ ही अंग्रेजों द्वारा उनकी पेंशन को कम कर दिया गया, उनके गहने जब्त कर लिए गए। इधर झांसी में धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे। 1854 में जो झांसी की रानी के साथ हुआ वही अन्याय नाना साहब के साथ भी दोहराया जा रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की भी कोई सगी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन को भी बंद कर दिया। अब कानपुर में नाना साहब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन क्रांतियों को उभरने से पहले ही कुचल दिया करती थी। लेकिन फिर से विद्रोह की आग फैलने लगी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में विरोध की लपटें उठी, लेकिन अंग्रेज हर जगह विद्रोह को दबा देते थे। उनका सबसे बड़ा हथियार था कि फूट डालो और राज करो। वे कभी भी क्रांतिकारियों को इकट्ठा होने ही नहीं देते थे। जहाँ भी हल्की सी क्रांति की आग उठती वहाँ उसे तुरंत बुझा दिया जाता था। धीरे धीरे यह संघर्ष झांसी तक पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की कूटनीति और सैन्य शक्ति का सामना करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन समस्या यह थी कि झांसी के पास अब सिर्फ 1000 सैनिक बचे थे। रानी ने तुरंत निर्णय लिया, संपर्क बनाओ, मित्र बनाओ, सहयोग जुटाओ। वो झांसी के आसपास के राजाओं के साथ गठबंधन करने के लिए आगे बढ़ी। कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने इनकार भी कर दिया। धीरे धीरे झांसी मजबूत होती जा रही थी। ब्रिटिशों ने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें झांसी के दीवारों से टकराकर लौट जाना पड़ता। अगस्त 1857 से लेकर मार्च 1858 तक रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी झांसी पर शासन किया। वह अब सिर्फ एक रानी ही नहीं थी, बल्कि झांसी की तलवार भी बन चुकी थी। इस समय पूरे उत्तर भारत में बगावत अपने चरम पर था और अंग्रेज भी ये समझ चुके थे कि अगर झांसी पर कब्जा कर लिया तो यह बगावत खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अपना सबसे अनुभवी और क्रूर कमांडर ह्यूग रोज को बुलाया। ह्यूग रोज की सेना तेजी से झांसी की ओर बढ़ी और रास्ते में उसने सीहोर, राहतगढ़, बनपुर जैसे कई गढ़ों को जीत लिया। ये सभी झांसी के मित्र राज्य हुआ करते थे। झांसी को मुश्किल में देख रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत ही तात्या टोपे को भी संदेश भेजा, झांसी संकट में है, सेना लेकर आओ। तात्या टोपे ने बिना देर किए झांसी की मदद के लिए अपनी सेना लेकर आगे आए, लेकिन उन्हें आने में वक्त लग रहा था। उधर ह्यूग रोज ने 20 मार्च 1858 को झांसी की सीमा पर आ पहुंचा। झांसी के कबीले से दूर तक अंग्रेजी सेना के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। तोपें तैनात हो चुकी थी और सैनिक युद्ध की मुद्रा में खड़े थे। ह्यूग ने कबीले पर भीषण हमला शुरू किया। दिन रात तोपों की गरज झांसी के आसमान में गूंजने लगी, लेकिन रानी और उनके सैनिक हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हर हमले का बहादुरी से जवाब दिया। फिर तात्या टोपे की सेना भी आ पहुंची, लेकिन तात्या टोपे की सेना को भी घेर कर दबा दिया गया और ऐसा हराया गया कि वे झांसी तक पहुंच भी नहीं सके। अब झांसी अकेली थी और उसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थी, लेकिन झांसी की सेना अंत तक लड़ती रही। कई ब्रिटिश दस्तावेजों में यह लिखा गया है कि ब्रिटिश सेना इतनी घबरा चुकी थी कि वे दीवारों के पीछे से छिपकर गोलियां चला रहे थे। बाद में रानी लक्ष्मीबाई का संतुलन बिगड़ जाने के कारण वे अपने घोड़े से नीचे गिर गई, लेकिन इसी दौरान उनके सैनिक ने उन्हें संभाला और उन्हें किसी तरह कोटा सराय के पास मौजूद एक मंदिर में ले जाया गया। रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद उन्होंने घायल रानी को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का शरीर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। उनकी एक आंख खून की वजह से खुल भी नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बाहर खड़े अंग्रेजों की सेना ने मंदिर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। रानी ने अपने एक सैनिक से कहा कि मैं दामोदर को तुम्हारी देख-रेख में छोड़ रही हूँ, उसे छावनी ले जाओ और मेरा मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ मत लगने देना। इतना बोलकर रानी लक्ष्मीबाई की सांसें धीरे धीरे रुकने लगी और उन्होंने मंदिर के अंदर ही दम तोड़ दिया। इसी बीच अंग्रेजों की सेना ने मंदिर के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने उनका अंतिम इच्छा का मान रखते हुए मंदिर परिसर में पड़ी कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करके और फिर रानी के मृत शरीर को उस पर रखकर आग लगा दी, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई का शरीर जलने लगा। रानी के कुछ सैनिक दामोदर राव को लेकर भाग गए और इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई, जबकि उनका मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ भी नहीं लग पाया। रानी की वीर गति के बाद ही झांसी का भी पतन हो गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।